शरीयत में भी ये हुक्म है कि जब कोई रियासत होगी तो ये फैसला तो रियासत करेगी, हुकूमत करेगी कि आँख के बदले आँख होगा, कान के बदले कान होगा. Took the responsibility for this attack, how Pakistan is trying to shut down some of these designated groups. बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ. Pakistan Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar has made a U-turn. He has bucked USA's decision to designate Lashkar-e-Taiba or the TRF as a terrorist organization. इसीलिए तो मेरे जैसे लोग जान बचा के भाग गए वहां से. They have designated TRF. We have no issue. इसके ऊपर उन्होंने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था और वहां जाके इसहाक डार ने कोई और स्टेटमेंट दे दिया. ये इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है. टीआरएफ के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसहाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे. तो ये जो हमें लोग पूरे टाइम एक ताना देते रहते हैं टेररिज्म का. मोदी साहब ने आज कहा बात की अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा हाँ भैया हम लेट जरूर थे, 5G में हम लेट थे, लेकिन हम जब जिस साइड पे मूव कर लेते हैं हम बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं वहां. बात तो उनकी ठीक, चांद पे तो पहुंच गए, चंद्रयान तो चला गया. रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है. That's very sad. Very sad. मैंने उस बच्ची से पूछा कि आपको पता है कि रियासत क्या होता है, तो बच्ची कह रही है रियासत दहशतगर्द होता है. इनको फंडिंग होती है और ये लोग वहाँ पे कश्मीर में, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, वहाँ पे ऑपरेट करते हैं. दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन. और हम तो हैरान है देख के इस चीज में. उनके पास रिलायबल इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि ये जो आउटफिट है ये कश्मीर में ऑपरेट कर रही है. इसका अगर आप नाम भी देखें, द रेजिस्टेंस फ्रंट. नमस्कार दोस्तों, अब जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, जब टीआरएफ का नाम आया था, तब पाकिस्तान एक ही स्टांस पर मतलब कि बना हुआ था कि नहीं, टीआरएफ नहीं हो सकता, टीआरएफ तो ये संगठन है, ये आतंकवादी संगठन नहीं है. लेकिन जब पाकिस्तान के मंत्री जाते हैं यूएस के अंदर और जब वहाँ पर उनके पत्रकार क्वेश्चन करते हैं, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता और वो मान लेते कि हाँ टीआरएफ बैन हो चुका है वगैरह वगैरह. अब देखिए, सिचुएशन ये हो जाती है कि फिर उसके बाद ये जो अमेरिकन पत्रकार है, जिनको खास कोई लेना देना है नहीं, वो ब्लंटली क्वेश्चन पूछ लेते हैं. जब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कब बंद करोगे ये चीज़ें, कितने सबूत चाहिए भाई आपको सामने, कितनी बार आपको बताया जाएगा कि भाई देखिए यहाँ पर आपके आतंकवादी के सबूत मिले हैं, जहाँ पर ये स्ट्रांगली ये एविडेंस है कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ था. लेकिन फिर भी वो यही करेंगे कि भाई नहीं, इंडिया की साजिश है वगैरह वगैरह, इंडिया हमें बदनाम करना चाहता है, इंडिया के पास बहुत पैसा है, ये लॉबी करते रहते हैं. लेकिन चीज़ें आज नहीं तो कल उनको एक्सेप्ट तो करनी ही पड़ रही है. इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं. और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें. टीआरएफ के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसहाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे. तो ये जो हमें लोग पूरे टाइम एक ताना देते रहते हैं टेररिज्म का, तो क्या आपको लगता है वाकई में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा हो? देखिए, मुख्तलिफ लेवल्स पे सपोर्ट तो मौजूद है. आप ये देखिए कि अभी यूनाइटेड नेशंस ने तो नहीं, लेकिन अभी ये 18 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है. और उनके पास रिलायबल इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि ये जो आउटफिट है ये कश्मीर में ऑपरेट कर रही है और इसको बाहर से भी सपोर्ट मिल रही है. और ये एक नई आउटफिट है. इसका अगर आप नाम भी देखें, द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो वो एक जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ इस तरह की जिहादी तंजीमें रही हैं, नाम भी मुख्तलिफ है. यानी एक उन्होंने सेकुलर टच देने की कोशिश की है नाम को. जैसे अब जैश मोहम्मद है या लश्कर तैयबा है, ये सारी जो है ये इनका एक ख़ास एक नोमेनक्लेचर होता था और उससे पता चलता था कि ये रिलीजियसली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं. लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा सा सेकुलराइज कर दिया है और इनकी जो टेक्निक्स हैं वो भी
ज़रा डिफरेंट है। ये साइबर स्पेस में भी काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और कहते अपने आप को ये है कि हम प्योरली एक इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये और इंडिजिनस पता नहीं किस हद तक है या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक्सटर्नल सपोर्ट इनको हासिल है, इनको फंडिंग होती है और ये लोग वहाँ पे कश्मीर में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि ये 2019 अगस्त 2019 में जब इंडिया ने कश्मीर का एक जो स्टेटस था, जो सेमी ऑटोनोमस स्टेटस था, उसको ख़त्म किया, तो उसके बाद फिर ये वजूद में आई ये ऑर्गेनाइजेशन और जनवरी 2023 में इसको इंडिया ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और अभी जुलाई 2025 में अमेरिका ने भी कर दिया है और इंडिया की कोशिश ये है कि यूनाइटेड नेशंस भी इसे जो रेजोल्यूशन 1267 है उसमें ऐड करे, जिसमें कि ऑलरेडी 139 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के और इंडिविजुअल्स के, जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं और ये सारी पाकिस्तान बेस्ड है। जी आरजू। लेकिन सर इतने मतलब फिर हम बिल्कुल सफेद झूठ जैसे कहते हैं, हम ऐसा कैसे कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं और हमारे यहाँ सिर्फ एलिगेशंस है, इसलिए कि हम FATF में भी 4 बार जा चुके हैं। और आपके ख्याल से इन लोगों को अगर पता है कि FATF में क्यों गए, तो इन चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? करना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे? देखिए, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी हमारे पास फौज है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटेलिजेंस का, कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी इसमें रीजंस हैं। एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड है, एक स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड है इसका, कि हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने रखा हुआ है ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में और लो कॉस्ट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ये बड़ी सूदमंद होती हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक ये टूल रहा है अफ़गानिस्तान में भी और कश्मीर में भी। इंडिया को प्रेशराइज़ करने के लिए हमने इनको इस्तेमाल किया, हमने अफ़गानिस्तान को प्रेशराइज़ करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया। तो ये हमारी एक कह लें कि एक तरह की जो स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया जाए, वो हम करते रहे हैं। अच्छा, एक तो ये बड़ा फैक्टर है। उसके बाद फिर हमने एक डुअल पॉलिसी इख्तियार की। हमने एक तरफ वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ है, उनके ख़िलाफ़ तो हमने बड़े बड़े एक्शंस लिए, लेकिन वो जो हमारी प्रॉक्सीज़ के तौर पे दूसरे मुल्कों में ऑपरेट करती रहीं, उनको हमने सपोर्ट किया। लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर जो है पाकिस्तान का आने वाला है। मोसाद की रेंज में शायद पाकिस्तान के सारे नेता आ गए हैं। देखिए, आपने बरोबर बोला है कि ईरान के एक प्रमुख जनरल और वहां पे एक पार्लियामेंटेरियन और उनके सिक्योरिटी काउंसिल में एक अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति ने ये बयान दिया है कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर न्यूक यूज किया तो पाकिस्तान जो क्लेम करता है कि उसका बॉम्ब इस्लामिक बॉम्ब है वो यूज करेगा इजराइल के ऊपर। अब इस बयान से एक तरह से मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है। आप ये सोचिए, जैसे ईरान ने पाकिस्तान का नाम लिया है, पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की घंटियां बजने लग गई है। इमीडिएटली उन्होंने बोला है कि हम तो ईरान को मिसाइल्स भी नहीं दे रहे, न्यूक्लियर बॉम्ब तो दूर की बात है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, और आपने एक चीज देखा है कि कल ईरान ने सारे मुस्लिम देशों को याद किया था। वो बोल रहे थे कि हमको एक इस्लामिक आर्मी बनानी चाहिए। अब ईरान क्या है, सब जगह से अलग थलग पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जाके सबसे संधि करके आ चुके हैं, ठीक है। पाकिस्तान ऑलरेडी
ट्रम्प के साथ जुड़ा हुआ है अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि आपने ये देखा है कि कैसे जिस आदमी को, आसिफ मुनीर को स्टेट गेस्ट के जरिए जैसे पब्लिसाइज किया था कि आर्मी डे पे बुलाया गया है, अचानक आपने देखा है कि व्हाइट हाउस ने बोल दिया हमने उसको नहीं बुलाया। तो एक तरह से पाकिस्तान जो अपने आप को पोजीशन कर रहा था कि वो मुस्लिम देशों का, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास है वो एक इस्लामिक बॉम्ब है, वो एक तरह से धरा का धरा रह गया, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया कि अब इसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास कभी था ही नहीं, क्योंकि ये बॉम्ब सब सारे थे अमेरिकन बॉम्ब जो पाकिस्तान में स्टोर करके रखे थे और पाकिस्तान सब जगह अपनी धौसपट्टी जमा रहा था। अब ईरान भी टेस्ट करना चाहता था ये चीज कि पाकिस्तान सच में उसके साथ खड़ा है या सिर्फ एक लिप सर्विस दे रहा है, क्योंकि आपको भी मालूम है ईरान और पाकिस्तान के बीच में भले ही वो दोनों इस्लामिक उम्मा से आते हैं पर दोनों के बीच में बॉर्डर टेंशंस है। और आपको ये भी मालूम है कि अब एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन स्पाइस घूम रहे हैं और एक तरह से ईरान के अंदर जो भी इंटेलिजेंस वो गैदर कर रहे हैं पाकिस्तान की सीमा से, वो इसराइल को पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो इसराइल के हेल्प कर रहा है और सडनली ये स्टेटमेंट आया तो अमेरिका नाराज हो गया, आसिफ मुनीर को बोल दिया कि आप हमारे आर्मी परेड में नहीं आ सकते और उसको कहीं ना कहीं जाके बैठा दिया है। उमेश जी, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो अलग अलग तरह की बड़बोली सी बातें करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा है कि हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट ईरान को दी ही नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है क्योंकि नेतन्याहू ने सीधे कहा था कि पाकिस्तान ने न्यूक वेपन्स में ईरान की मदद की है, तो ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का लगेगा। तो इसीलिए शायद पाकिस्तान के नेता डर गए हैं, उनको भी लग रहा है कि उनका हाल भी वो 20 कमांडरों जैसा ना हो जिनको कि कितने प्रिसाइज तरीके से मारा गया है, वो जो वैज्ञानिक 8-10 मरे हैं उनको भी कैसे टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया है। तो हो सकता है इसीलिए पाकिस्तान बैक ट्रैक कर रहा है अपने स्टेटमेंट से। अरे इतना डर बैठ गया है कि अभी ईरानियन ऑफिशियल सीधा रशिया भाग रहे हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, उसको भी निपटाने की बात हो गई थी, वो तो ट्रम्प बीच में आ गए, नहीं तो मोसाद उसको भी निपटा देता। और आपने देखा है कि कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसका सपोर्ट दिया ही है। और आज ईरान के पास 60% एनरिचमेंट आ गया है, 400 किलो यूरेनियम उनके पास है। वो तो बोल रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही रॉ यूरेनियम जो है हम ऐसे ही डाल के मिसाइल में डाल के छोड़ देंगे। तो एक तरह से इसराइल को ये डर लग गया कि अगर ऐसा कोई बॉम्ब उन्होंने हुती या हिजबुल्लाह को दे दिया तो ये तो इसराइल के ऊपर छोड़ देंगे। ईरान बोलेगा हम तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, ये तो मिलिटेंट फोर्स है, जैसे पाकिस्तान यूज करता है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को, ईरान यूज करता है हिजबुल्लाह और हुती को। तो इस हिसाब से पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए ईरान ने ये चाल खेली है, ताकि उनके बीच में इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो कोवर्ट अलायंस है वो एक्सपोज हो जाए। और एक तरह से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, इसमें आपने देखा है। उमेश जी, पाकिस्तान तो एक्सपोज हो गया, लेकिन आप मोसाद को देखो कितनी मुस्तैदी से कैसे काम कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि ईरान के हर घर में मोसाद का एक एजेंट मौजूद है। वहां पर 4 मंजिला ड्रोन की फैक्ट्री मिली है जिसको कि इजराइल चला रहा था तेहरान के अंदर, और उसमें काम करने वाले लोग भी ईरानी थे। जम्मू कश्मीर के मतलब जो ये मसला चल रहा है कि वो हिंदू हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं हिंदू? इस्लाम पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़के हिंदू में कन्वर्ट, ये तो सवाल ही हो गया ना। ये बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है, और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजिम चेंज इन ईरान? बराक 8 मिसाइल को जी इसराइल यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस को, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और इस वक्त जो है नेवी जो इसराइल की है वो भी इंडिया का जो है एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रही है। आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? इसके साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया आर्मीनिया और बहुत से आसपास कंट्रीज को बेच चुका है। कश्मीर में एक बहुत बड़ा तबका अब भी शरिया लॉ पर डिपेंड करता है, ट्रिपल तलाक और ऐसी कई सारी प्रथाएं अभी भी यहाँ पर चलती हैं। इजराइल जो है वो
बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज। वहाँ तक भी मामलात यही थे कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उनका एक अजीम व शान किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। अध खिले जो फूल खरीदे गए थे वो खिले बगैर ही मुरझा गए। फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान वापस आ गए। एनीबडी जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, एक्चुअली वो हैरान हो जाता है कि ये करने क्या जा रहे हैं। तो अमेरिका इंडिया के साथ बिगाड़ना नहीं चाहेगा पाकिस्तान के लिए। क्या क्या सोचा था और क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्लानिंग्स की थी और आखिरकार हमारे हाथ में आया क्या है। इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब पता नहीं पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें कैसे चलने लगती है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि हो सकता है कि इजराइल आने वाले दिनों में पाकिस्तान का पड़ोसी हो जाए। और अब ये कैसे बात हो रही है ज़रा सुनिए। उनका कहना ये है कि ईरान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है और वहाँ पर यूएस की फेवर वाली, और यूएस की फेवर वाली सरकार मतलब इजराइल की फेवर वाली सरकार, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के डायरेक्टली फुटप्रिंट जो है वो ईरान के अंदर हो जाएंगे और उसके बाद वो जो पाकिस्तान से साथ करना चाहे वो कर सकते हैं। वैसे देखिए, एक थियरी है ये, और ये थियरी है तो है, मतलब कोई भी अगर थियरी है तो उसको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए खुमैनी वाली अगर गवर्नमेंट अगर आप देखो, उससे पहले वाली गवर्नमेंट देखो, तो यूएस के सपोर्ट वाली गवर्नमेंट थी, यूएस के सपोर्ट से ही चलती थी। और अभी भी हो सकता है, हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है, थियरी है तो हो सकता है। तो ये सारी बातें डिस्कस करते करते, मतलब पाकिस्तानियों के पास वैसे तो कोई काम है नहीं, इस टाइप का एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्कस करते रहते हैं। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है, और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान। हाइपोथेटिकल ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एंड ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए, इस चीज को आप ज़हन में रखें। इस वक्त की जो पोजीशन ये है कि इजराइल जो है वो बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, इफ देयर इज अ रेजीम चेंज, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। सो ये पाकिस्तानियों को थोड़ा सा इस पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है, मैं आई कैन स्पेकुलेट, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन स्पेकुलेट। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट माइट हैव बीन टेलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नीड टू स्टॉप, इजराइल को रोकना चाहिए। और अगर इजराइल को नहीं रोका जाता और इजराइल ईरान के ऊपर कंप्लीट अपनी मर्जी से रजीम चेंज करवा लेता, गो के अमेरिकन ने कहा है कि देयर विल नॉट बी रजीम चेंज, दी स्ट्राइक्स इन ईरान वाज नॉट रजीम चेंज, इजराइल चाहता है रजीम चेंज हो। देखिए, बीबी नेतन्याहू की दो बड़ी ख्वाहिशात थी, एक तो इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो, अमेरिका ने वो कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो और अमेरिका ने वो कर दिया, और बीबी नेतन्याहू खुश है इस चीज़ के ऊपर कि थैंक यू आपने ये हमला कर दिया है। कल आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे जो वहाँ पे हो रहा था इजराइल के अंदर, तल अवीव के अंदर डिजिटल बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे। लेकिन ये अब सवाल हमें बनता है कि अगर वहाँ पे रजीम चेंज हो गया तो इजराइल बलोचिस्तान में बहुत कुछ कर सकेगा। बलोचिस्तान जो है दैट विल नॉट बी a safe place, बलोचिस्तान विल नॉट बी सेफ प्लेस। ये इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें। बलोचिस्तान जो है ना वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी, ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए। क्योंकि इजराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा, प्रो इजराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है, वहां पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वक्त मौजूदा एंटी सिस्टम के खिलाफ हैं, इसके वो अगर खिलाफ हैं तो ये चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है।
मैं इस चीज को बार बार जो मैंने थोड़ा स्टडी किया कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे? ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन सवालों को स्टडी करना, समझना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये इसकी बहुत ज़्यादा सेंस बनती है, आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है जी। सो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा इस मिजाज से देखने की ज़रूरत है कि हमें हमारे बॉर्डरिंग एरिया में अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो वी विल बी इन ट्रबल। हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड पाकिस्तान डू? पाकिस्तान इज सपोर्टिंग डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली टू द इरानियंस। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, नाइदर वी कैन अफोर्ड नॉर इट इज़ आवर वॉर, नॉर हमें इस चीज़ का मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को ये एडवाइस कर रहा है कि आप थोड़ा सा मामलात को इंगेज करें, ठीक है, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ। वहाँ से उन्होंने पहुँचना था पाकिस्तान। वहाँ तक भी मामलात यही थे कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उनका एक अजीम व शान किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। उनके करीबी साथियों ने इवन शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहबा को और जो दूसरे गवर्नर और वज़रा आला हैं उन सबको कहा था कि एयरपोर्ट पर जाकर आपको फील्ड मार्शल साहब को रिसीव करना चाहिए। बहुत बड़ी कामयाबी वो समेट कर वापस आ रहे हैं। कुछ लोग जाने को तैयार थे। नून लीग की लीडरशिप जो है वो थोड़ी हिजान में मुब्तला थी, उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग जाने को तैयार थे, गवर्नर्स और दूसरे लोग, तो सब तैयारी हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर तो रिसीविंग करनी थी, बड़े खूबसूरत फूल शूल ख़रीदे गए थे। उसके साथ साथ कौमी सतह के ऊपर जिस तरीके से ईरान अपना इंडिया के साथ जो हमारी झड़प हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से हमने अगले कई हफ्ते, बल्कि अभी तक भी हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर जश्न का समा हमने बर्पा कर दिया था, बहुत सारे इवेंट्स किए थे, नेशनल लेवल का जश्न किया था, फील्ड मार्शल साहब की होर्डिंग्स लग गई थी, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लग गए थे। बिल्कुल उसी तरीके से DGISPR साहब ने एक पूरा प्लान मुरतब किया हुआ था कि पहले एयरपोर्ट के ऊपर एक जश्न चरागा होगा, फूल ख़रीद कर दिए जाएंगे, घोड़े नचाए जाएंगे, उनको रिसीव किया जाएगा। उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एक नेशनल सेलिब्रेशंस होंगी। लेकिन इस सारी चीज़ के आड़े आ गया सदर ट्रंप का नोबेल इनाम। जी हाँ, वो ऐसा नोबेल इनाम के लिए हमने उनको नामजद कर दिया कि अब वो हमारे गले पड़। अब गज़वा हिंद को भी पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन का हिस्सा बना है। दुश्मन तो अखंड भारत को और हिंदू राष्ट्र को अपनी डॉक्ट्राइन का हिस्सा बना चुका है, और उसका नाम है मियर मैसरी। उसने आज अरबिक लैंग्वेज में उसने एक ट्वीट किया है, और उस अरबिक लैंग्वेज की ट्वीट का मतलब क्या है? आफ्टर ईरान्स कैंपेन वी मे सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें वो ईरान के साथ ही पाकिस्तान को गिन रहे हैं कि ये अगला खतरा हो सकता है। मीनवाइल ख्वाजा आसिफ ने अपनी गुफ्तगू में गठजोड़ करार दिया भारत और इसराइल का और अलर्ट किया। इट इज़ डेफिनेटली नाउ अ रेलिक ऑफ द पास्ट। भारत कई सालों से कह रहा है कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो हमें कुछ अन्य करना पड़ेगा, और वो अन्य जो है वो ब्रिक्स के एक्सपेंशन के साथ में अचीव हो रहा है। वो पब्लिकली पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल करके उसके बाद हमें अगला काम जो करना है वो ये है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी डिसमेंटल करना है। A former Iranian general, it's gone viral online, claiming that should Tel Aviv attack Tehran with nuclear weapons, Pakistan would retaliate with a nuclear bomb. सेठ साहब, ये खतरा वाकई है पाकिस्तान को? देखिए, मैंने भी कहा था कि पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट आफ्टर ईरान। सब अगर सर के बल खड़े होकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर की धुन पे गाना बनाएंगे और उस पर नाचेंगे और दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट होगा, फिर क्या उखाड़ लोगे? ये समझाओ जरा मुझे। कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आमिर डोगर साहब ने और भी कुछ अरकान असम्बली ने इस खदशे का इजहार किया है कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं,
ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं। और इन्होंने ये बात की है कि पहला जो है वो ईरान है और दूसरा जो है वो पाकिस्तान है। मगर अब ये जो इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस बन चुका है, दिस हैज बीन वेरी वरिंग फॉर पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों। अब देखिए, पाकिस्तान और इजराइल के वैसे कोई डायरेक्टली दुश्मनी है नहीं, ना ही वो पड़ोसी है। अब देखिए, ज़्यादातर लड़ाई पड़ोसियों के बीच में होती है, ठीक है। जैसे ये ग्रीस और टर्की हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया चाइना हो गया, चाइना फिलीपींस हो गया, चाइना वियतनाम हो गया, ईरान और इराक हो गया। मोस्टली ऐसा होता है कि दो पड़ोसी कंट्री के अंदर लड़ाई होती है। लेकिन अब पाकिस्तान और इजराइल तो दोनों पड़ोसी है नहीं, बीच में ईरान आ जाता है। और उससे ऊपर चीज़ ये आ रही है कि भाई ना ही कोई ऐसी कोई हिस्ट्री भी है इन दोनों की, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कुछ ऐसा बना कर बैठा है। उनके मीडिया में देखो, उनकी हिस्ट्री देखो, तो वही चीज़ चलती रहती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इजराइल की तरफ से, हालांकि इजराइल इतना रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर मान लीजिए इजराइल की तरफ से एक ट्वीट आता है, तो पूरे के पूरे प्रोग्राम्स बन जाते हैं पाकिस्तान के अंदर कि भाई इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल ने वो कह दिया। जैसे एक ट्वीट की यहाँ पर चर्चा हो रही है कि भाई इसके बाद जो पाकिस्तान के पास, ईरान को डिसमेंटल करने के बाद पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको भी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। एक ट्वीट है वो, उस पर अच्छा खासा डिस्कशन हो रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। और इन्होंने ये बात की है कि पहला जो है वो ईरान है और दूसरा जो है वो पाकिस्तान है। जो नेतन्याहू की वीडियो, उन्होंने ऐसा कहा है, ईरान के साथ उन्होंने नाम लिया है पाकिस्तान का कि जी दो इस्लामिस्ट स्टेट्स और हमें जिनसे खतरा है, एक तो ईरान है, दूसरा पाकिस्तान। उस वक्त नेतन्याहू ने ये कहा था कि जो पाकिस्तान है उसको तालिबान क्योंकि बहुत बुरे तरीके से जो है वहाँ पर घुसे हुए हैं और वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, तो जिस जो इस्लामिक स्टेट हो और उसमें दहशतगर्दों को इतना ज़्यादा अमल दखल हो, तो फिर उसकी ख़तरा होता है कि कहीं उनके हाथों में ना चले जाए। इसलिए हम जो है ये कह रहे हैं तालिबान की वजह से कि ये ख़तरा है। तो कहने का ये है मकसद कि ये वाली बहुत चल रहा है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि जब इजराइल ने ये ज़रूर कहा है कि अगर ईरान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसको जो है हम नहीं छोड़ेंगे, ये कहा है इजराइल ने। लेकिन ईरान ने भी कहा है कि अगर इजराइल के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो आप ये देख लें कि आपने किसके साथ मिलकर किसके खिलाफ क्या करना है, या किसी के साथ मिलकर किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है। ये तो बाप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। और क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं। जो उस वक्त बात चली थी इस्लामिक बॉम्ब एंड ऑल दैट। लेकिन इंडिया क्यों हमला करना चाह रहा था? कहा जाता था कि इजराइल ने प्लानिंग की कहूटा के अंदर एक ऑपरेशन ओपेरा जो था वो हुआ था इराक के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद इजराइल ने प्लान की कि इजराइल जो है वो कहूटा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है, लेकिन वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। don't want to take the full responsibility। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और इजराइल जो है उसने इंडिया से कहा अगर इंडिया हेल्प करे इजराइल की जॉइंट अटैक में अगेंस्ट जो कहूटा के अंदर, तो इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं वो रिफ्यूल कर सकते हैं इंडिया के अंदर से और वो पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप स्टडी करें। हमें वेस्ट से हमें भी खतरे हैं। ये नहीं है कि हमें पाकिस्तान को खतरा नहीं है या पाकिस्तान कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें पाकिस्तान मतलब कोई वो नहीं है कि जनाब, पाकिस्तान को भी एब्सोल्युटली खतरा है। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के पास क्या चॉइस थी। और देखें, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बड़े मिसट्रस्ट हैं, आपको पता है। ये कुछ नई चीज नहीं है, लेट मी टेल यू, बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है। लेकिन फिर भी कभी कभी एक वो आ जाती है। अगर मैं इस पे वो जिसे कहते हैं ना, इस पे थोड़ा कमेंट करूं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक बड़ा
वो इंटरेस्टिंग अब आती है। है दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि इंडिया की तरफ से क्लियर कट स्टैंड आ गया है। भारत की तरफ से भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री वही हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान की 4 दिन की जंग के बाद सबसे पहले सामने आए और उन्होंने आकर दुनिया को, मीडिया को ये बताया कि ये हालात हैं और फिर हमसे क्योंकि ये राब्ता किया गया है और फिर उसके बाद दोनों DGMOs में ये हुआ है और ये जंग जो है ये रुक गई है, सीज फायर हो गया, उन्होंने बताया था। अब उन्होंने ये बताया है, उनकी वीडियो धड़ाधड़ चल रही है विक्रम मिस्री साहब की, और उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप और मोदी के बीच राब्ता हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच कांटेक्ट हुआ है और ये कांटेक्ट थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है और इस पर जो है 35 मिनट्स की बात हुई है मोदी और ट्रंप के बीच। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो 35 मिनट्स की बात हुई है उसका क्रक्स ये है कि वजीर आजम मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 35 मिनट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है और उसमें ये कहा है, जो कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक मोदी ने ट्रंप को कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल ना करता है और ना करेगा, कि पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारा उसके ऊपर इंडिया किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी सूरत, ना तो कभी किया और ना ही करेगा। विक्रम मिस्री के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। अच्छा, अब ये बात तो ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट, ये बात कई दफ़ा कही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी, और उनके 1-2 और मिनिस्टर्स की तरफ से, काफ़ी लोगों की तरफ से बात की गई कि जी ये तो अभी चलेगा, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या ये बात सही है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कह दिया है कि सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो ताहाल जारी है?